नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां सीएम सम्राट चौधरी आज आएंगे पुराना धाम और राम सीता मंडपम में भगवान श्री राम और माता जानकी की करेंगे पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए अस्थायी मंदिर में होगा प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य माता सीता मंदिर निर्माण की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। साथ ही सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना है। तो आज पुराना धाम में आज सीएम सम्राट आएंगे और माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन है। बांकीपुर में हार के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन 2005 से अब तक कुल 9 चुनाव हार चुका है, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी इनसे गठबंधन धर्म के प्रतिकूल बताया तो विरोधी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। बांकीपुर की हार, महागठबंधन में तकरार। एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे, क्या प्रॉब्लम है? लीडरशिप पर आरजेडी कांग्रेस में वार पलटवार। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के द्वारा दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले पार्टी में अंतर्कलह हुआ, जिसका हल अभी निकला भी नहीं। इससे पहले गठबंधन के सहयोगी भी अब लीडरशिप की दावेदारी करने लगे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2005 से महागठबंधन 9 चुनाव हार चुका है और इसके लिए उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है? जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों का लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है, सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लुट चुका है। ऐसे में नए सिरे से गठबंधन बनाने की जरूरत है और कांग्रेस को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर को भी साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान से बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी ने कांग्रेस पर गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। अगर गठबंधन के अंदर कोई बातें हैं तो गठबंधन के बैठक में ये बातें रखी जा सकती है और गठबंधन के तकाजा के अंतर्गत इस तरह का वक्तव्य जो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, एनडीए सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, उसको आप इस तरह के वक्तव्यों से कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच छिड़ी इस बहस पर निशाना साधने में एनडीए नेताओं ने देरी नहीं की। अगर कोई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आई होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। महागठबंधन एक अवसरवादियों का समूह है, उसे बिहार की तरक्की से कोई मतलब नहीं। वास्तविकता यह है कि न कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता है, न आरजेडी के लाल में बबुआ में नेतृत्व की क्षमता है। दोनों बेकार दल है, इसलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। बांकीपुर की हार के बाद महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल अब खुली सियासी बहस का रूप ले चुके हैं। ऐसे में बिहार की विपक्षी राजनीति में यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आरा से है, जहां शाहपुर के बीजेपी एमएलए को धमकी मिली है। विधायक राकेश रंजन उर्फ राकेश ओझा को यह धमकी मिली है। पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। मार्केटपुर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच छानबीन में जुट गई है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमएलए को जान से मारने की धमकी मिली है। करनामेपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर आरा से है, जहां शाहपुर के बीजेपी एमएलए को धमकी मिली है जान से मारने की। विधायक राकेश रंजन को यह धमकी मिली है और पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि इसकी शिकायत जो है स्थानीय थाने में कराया गया है। इसके बाद छानबीन में स्थानीय पुलिस जुट गई है। तो बीजेपी एमएलए को जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र के जरिए ये धमकी दी गई है। शाहपुर के बीजेपी एमएलए हैं, उनको ये धमकी मिली है। विधायक राकेश रंजन चंदन हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंदन, एमएलए को जान से मारने की धमकी मिली है, पत्र के जरिए ये जान से मारने की धमकी दी है। किसी पे शक? कौन है ये व्यक्ति? अभी तक क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर के जो भाजपा विधायक है राकेश रंजन उर्फ राकेश सुझा, उनसे जुड़ा हुआ है। जहां की उनको एक कथित तौर पर गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस पत्र के मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई और उसके बाद जो विधायक है राकेश रंजन, उन्होंने आवेदन करनामेपुर थाना में दिया है, जहां की थाने में एफआईआर दर्ज करके पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस संदर्भ में जब हमने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि विधायक जी को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कथित तौर पर धमकी देने और जान से मारने की बात कही गई है। पत्र की जांच की जा रही है। उनको ये डाक से प्राप्त हुआ था और उसके बाद इस पर मामला थाने में दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की अनुसंधान में लगी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं से इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया, क्योंकि सीधे तौर पर वो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा की सरकार है और उन्हीं के विधायक को ये कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। तो कहीं न कहीं से उसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात हादसा, मौत और उसके बाद हुए बवाल की। सड़क हादसे के बाद पटना सुलग गया। हादसे में युवक की मौत के बाद भीड़ ने ऐसा तांडव मचाया कि सब दहशत में आ गए। भीड़ ने बस के साथ 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। हंगामा, बवाल, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आपको दहशत में डाल देगी। धू-धू कर जलती बस, पुलिस के जलते वाहन। ये तस्वीरें हैं पटना सिटी की, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी संप हाउस के पास NH-30 पर बेलगाम बस से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं 12 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों को भी फूंक दिया। आक्रोशित लोगों ने कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। सड़क हादसे में मौत के बाद भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने पुलिस की टीम पर भी जमकर पथराव किया। पटना सिटी की सड़कों पर दहशत और खौफ का माहौल नजर आया। आगजनी और हंगामे की सूचना मिलते ही विभिन्न थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस को भीड़ को हटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम, हंगामा, आगजनी की सूचना मिलते ही सिटी SDO और पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। एक आदमी की मौत हो गई थी, उसी को लेकर रोड जाम और जिस गाड़ी से उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी सर बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा देते थे। हाँ, तो गाड़ी लगी हुई तो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ तो उसमें आग लगाया। एक बस जिस बस को से एक्सीडेंट हुआ था उसको आग के हवाले किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसमें कुछ क्षति हुई है, दूसरी गाड़ी आई। पटना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। बवाल के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी की इन तस्वीरों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर लोगों ने कानून अपने हाथ में कैसे ले लिया? पुलिस हिंसक भीड़ पर काबू पाने में नाकाम क्यों रही? पटना सिटी इतनी देर तक कैसे चलती रही? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है। ईओयू की टीम ने आज सहरसा के घुसखोर डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। सहरसा से लेकर सिवान तक ईओयू के एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। भ्रष्ट डीपीओ पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। देखिए ये आलीशान घर है सहरसा के घुसखोर डीपीओ अजीत अमर का, जहां काली कमाई से करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले भ्रष्ट डीपीओ के ठिकानों पर ईओयू की टीम ने धावा बोल दिया है। ईओयू की टीम ने डीपीओ अजीत अमर के 4 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ईओयू की टीम ने सहरसा से लेकर सिवान तक डीपीओ के ठिकानों पर रेड डाला। सहरसा में शिक्षा विभाग के डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर सुबह से ही ईओयू की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। ईओयू की टीम नया बाजार स्थित उनके आवास और शिक्षा विभाग के कार्यालय में एक एक कागजात को खंगाला। छपरा में भी अजीत अमर के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची। गंडक कॉलोनी में भ्रष्ट डीपीओ के सरकारी आवास पर रेड किया। ईओयू की टीम ने घर के दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच भी की। आय से अधिक संपत्ति का काम दर्ज हुआ है। आरोप में कोर्ट के आदेश पर हम लोग उनके आवास की तलाशी लेने आए थे। तलाशी ली गई। अब हम लोग क्या क्या सर पाया गया? नहीं, कुछ कागजात पाया गया है। बाकी विशेष ब्रीफ मुख्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। सुबह से ही बिहार के अलग अलग जिलों में अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने बताया है कि 4 जगहों पर छापेमारी की खबर है। मैं बता दूं कि 62 लाख रुपये से ज़्यादा के आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज हुआ था और उसी सिलसिले में ये छापेमारी चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो आवास है उनका। जब छपरा में वे यहाँ पर डीपीओ थे तब यहाँ रहा करते थे और आर्थिक अपराध की टीम इस आवास के अंदर को खंगाल रही है। तमाम जो साक्ष्य है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। अब सिवान में भी भ्रष्ट डीपीओ अजीत अमर के इस बंगले को जरा देखिए। सिवान के रैनी गांव में ये भ्रष्ट डीपीओ का पैतृक घर है। जब रैनी गांव में ईओयू की टीम छापेमारी करने पहुंची तो घर पर ताला लटका मिला। फिर ईओयू की टीम ने घर की चाबी मंगवाकर घर के अंदर तलाशी अभियान चलाया। अंतर्गत हम लोग 9 सदस्यीय टीम इनके रैना स्थित पुसैनी घर 4 नए घर पर छापेमारी किया गया है और इसमें कुछ दस्तावेज वगैरह बरामद हुआ है और इनके यही दस्तावेज अग्रिम अनुसंधान जारी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सहरसा के घुसखोर डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया है कि अजीत अमर ने अपनी आय से करीब 72.35% अधिक संपत्ति बनाई है। इसकी कीमत लगभग 62,20,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सारण में प्रतिनियुक्ति के दौरान अजीत अमर के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। जांच में अजीत अमर और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 32 महीने के दौरान 2,51,00,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन का मामला सामने आया था। जांच में पत्नी के नाम पर करीब 41,50,000 की जमीन एकमा प्रखंड में खरीदी गई। मकान निर्माण में बड़ी रकम खर्च होने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में काम कराने के नाम पर डीपीओ पर 12,50,000 रुपए मांगने की बात भी सामने आई थी। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ छापेमारी चल रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारी बचेंगे नहीं। सहरसा के घुसखोर डीपीओ पर एक्शन के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सबके मन में यही सवाल है कि अब अगला नंबर किसका है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह, सारण से संतोष गुप्ता के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, भ्रष्ट डीपीओ पर बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है। आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं। अजीत अमर के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सिवान में पैतृक जमीन पर भव्य और आलीशान निजी मकान मिला। मकान के निर्माण और साज सज्जा में खर्च का मूल्यांकन कराया जाएगा। मकान निर्माण से संबंधित कुल 30 बिल मिले हैं। अजीत अमर के पैतृक आवास से लगभग 40 लाख रुपए के आभूषण मिले हैं। छपरा स्थित सरकारी आवास की तलाशी ली गई। पत्नी पूजा कुमारी के नाम पर एकमा में खरीदी गई जमीन है। तो 6 बीघा से ज्यादा जमीन से संबंधित निबंधन दस्तावेज भी मिले हैं। 27 लाख रुपए के आभूषण की खरीद की रसीद मिली है। अजीत अमर और उनकी पत्नी पूजा कुमारी के नाम पर कुल 4 बैंक खाते मिले हैं। तलाशी के दौरान निवेश से संबंधित कागजात भी बरामद किए गए हैं।
खबर बेगूसराय से है। बेगूसराय का मॉडल सदर अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस हाईटेक अस्पताल में इंसानियत शर्मसार होती दिखती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बेगूसराय सदर अस्पताल की है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में एक महिला का शव घंटों खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगता रहा। परिजन अस्पताल, बलिया थाना और नगर थाना के बीच भटकते रहे, लेकिन किसी ने शव को सुरक्षित रखने तक की जिम्मेदारी नहीं निभाई। दरअसल बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया वार्ड नंबर 10 की रहने वाली सुशीला देवी 13 जुलाई को सड़क हादसे में घायल हो गई थी। इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन मंगलवार की रात उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के कहने पर वो पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस रिपोर्ट नहीं होने का हवाला देकर शव लेने से इनकार कर दिया। इमरजेंसी में गए, कल थाना पर जाइए, और थाना पर बैठल बैठल करिए कि नहीं है, जब करेगी सर नहीं है जाएगी तो हमको लिख के दो। कल कहे नहीं हम लिख के देगी, हम फोन कर दिए तो जाइए। पल्लवी में हम छोड़ा, अब पल्लवी में हम छूट गए, कल का की से यहाँ पर कहाँ है लिखल, सबको है, सब पोस्टमार्टम करा दिए, कहाँ है लिखल पुर्जा, सब रोहेरा। कल का की जाओ वहाँ कहो कि लाश के लेकर कहाँ बारिश में जाएगी, वहाँ धरो। हद तो ये है कि अपनों के खोने का गम कम करने के बजाय सिस्टम ने दर्द को बढ़ा दिया। बेबस परेशान परिजन एक थाना से दूसरे थाना भटकते रहे। 15 घंटे इंतजार करने के बाद पोस्टमार्टम की पर्ची मिली, वो भी अधिकारियों को शिकायत की बात कहने के बाद, और तब कहीं जाकर शव का पोस्टमार्टम हो पाया। उसके बाद इमरजेंसी में गए, वो कुछ नहीं बोले, हम लोग को कागज उगज कुछ नहीं दिए। फिर क्या बोले कि आप लोग बलिया थाना जाइए। बलिया थाना वाला बोला आए, हम फोन कर दिए आपको थाना, बेगूसराय थाना वाला बोला हमको कुछ नहीं आया है खबर आप लोग का। उसके बाद जाकर हम सब लेडीज, 2 लेडीज थे सर, 3 लेडीज थे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ अभी चिल्लम चिल्ली जब की है तब जाके बोलता है कि ठीक है लाश को हम रख लेते, वो भी हम लोग जब बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगे तब। तो वहीं सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर अखिलेश कुमार ने अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से इनकार किया। उनका कहना है कि पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की औपचारिक अनुमति मिलने के बाद ही नियम के अनुसार पोस्टमार्टम किया जाता है। अस्पताल को जैसे ही आवश्यक दस्तावेज मिले, तत्काल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हमारा विभाग तो अटेंटिव है, बार बार हम लोग अपने जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी हैं सब लोगों को वार्न करते रहते हैं कि आप अपना ड्यूटी में ढिला ही ना करें, जो भी आए उसको तुरंत तत्क्षण उसको डिस्पोज करें। और इन लोगों ने वैसा ही किया जो डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू देने से पता चलता है। अब ये ओडी सिर्फ रात में 8 बजे गया, सुबह 8 बजे के बाद क्यों उसका इंक्वेस्ट बन के आया पोस्टमार्टम के लिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पुलिस पर विभाग की बात। बेगूसराय की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों? घंटों शव खुले में क्यों पड़ा रहा? शव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? देरी के लिए पुलिस जिम्मेदार या अस्पताल प्रशासन? फिलहाल इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है, और अब देखना होगा कि जिम्मेदार क्या जवाब देते हैं, और देते भी हैं तो कब तक। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर है, गोली मारकर महिला की हत्या की गई है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, ऑटो से उतारकर महिला की हत्या की गई है। तो अरवल से ये बड़ी खबर, अरवल कोर्ट से महिला लौट रही थी, गवाही देकर महिला लौट रही थी, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। दूसरे पति के साथ महिला लौट रही थी। पूर्व के पति के साथ कोर्ट में विवाद था, पहले के साथ दहेज का मामला चल रहा था। विवाद है, महिला जो मृतका है इनकी पहले शादी हुई थी किसी से, छोड़ा छोड़ी हो गया, उन लोगों में आपस में केस मुकदमा भी चला है। जहानाबाद कोर्ट में भी है मुकदमा, अरवल कोर्ट में भी है, दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है। अरवल किंजर रोड पर बाजिदपुर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार 3 आदमी, 2 मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, जैसा इनका बताना है पीछे से पीछा करके आए, ऑटो रुकवाकर और सबको उतार दिए, ऑटो वाले को भगा दिए, और उसके बाद महिला पर उन्होंने फायरिंग कर दी, उससे महिला वहीं गिर गई, उनकी मृत्यु हुई।